सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 43 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, जिसे हमने कहा है 150 डेज हार्ड चैलेंज। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि ये हमारा एक 150 डेज का इनिशिएटिव है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भैया 150 दिन तक यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हम कवर कर सकते हैं उन पे रिसर्च कर सकते हैं, वेरियस एग्जाम के, सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस एक्सेट्रा, जो उनके ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होते हैं, जिससे हमारा स्टैटिक एज वेल एज करंट का एस्पेक्ट वो धीरे धीरे कवर होता जाए प्रीलिम्स के आने के आसपास तक। उससे रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोज हम यहाँ पे बनाते हैं, आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ मैं अगर आप अभी तक बैठे हैं, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज का सेशन जरूर लगाइएगा। मैं आपको इसमें प्रूव करने वाला हूँ कि भैया एक ही चीज को यूपीएससी बार बार कैसे रिपीट कर रहा है। क्लाउड साथ में, क्लाउड से रिलेटेड अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, क्लाउड से रिलेटेड उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं पिछले कुछ सालों में, हाई क्लाउड, लो क्लाउड एक्सेट्रा से रिलेटेड, अगर उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, मैं बता रहा हूँ आज का सेशन अटेंड करो। क्लाउड की जो आपको ठीक है एनसीईआरटी में दी गई इंफॉर्मेशन है, इससे बहुत ज्यादा ऊपर की इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में मैं जानता हूं कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उस सारी चीजों को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक है एकदम दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आज डिस्कस करे जाएंगे क्लाउड से रिलेटेड, इंपॉर्टेंटली सारे पीवाईक्यू बेस्ड है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दिस दिस फर्स्ट ठीक है क्वेश्चन। अब अगेन ये देखो भैया, यूपीएससी ऐसे खेलता है। पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर लगाने की कोशिश कीजिए कि भैया इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं मेजॉरिटी ऑफ यू विल मार्क द रॉन्ग आंसर। राइट, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दे कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल। आगे बढ़ते हैं, देयर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी। आगे बढ़ते हैं, दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। जब आप डेल्टा के बारे में यहाँ पे सुनेंगे तो नेचुरली आपको आंसर लगाना चाहिए भाई पीटी सॉइल, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नेचुरली ये आंसर लगाना चाहिए, लेकिन आंसर ये नहीं है। यही तो कंफ्यूजन है भैया। आंसर इज योर सेलाइन सॉइल। उन्होंने आपको हिंट दे करके किया यहाँ पे कि भैया गुजरात में जो है, वेस्टर्न गुजरात है स्पेशली, समझ रहे हो, रण वाले एरिया की यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली आपको बात करी, वेस्टर्न गुजरात। रण ऑफ कच्छ पे 2023 में क्वेश्चन आया था या नहीं, ये पूछा हुआ था कि भैया इनमें से कौन सा एरिया ऐसे फॉर्म हुआ है जिसमें कि ठीक है जो रिट्रीट ऑफ ओशन है, रिट्रीट ऑफ ओशन की वजह से कौन सा एरिया फॉर्म हुआ है, दैट वाज रन ऑफ कच्छ, गुजरात। गुजरात फोकस में है ठीक है और ये होम स्टेट है किसी एक बड़े नेता का। तो खैर छोड़िए, ये फालतू के लिंकेजेस हमने यहाँ ड्रॉ नहीं करने हैं। एक्चुअल में उन्होंने यहाँ हिंट देख रखा है भाई, ये इनफर्टाइल जो वर्ड है ना, ये आपको इसी की वजह से आपको जो है पीटी सॉइल को ठीक है इसे इसे एक तरीके से वो क्या कहते हैं नेग्लेक्ट कर देना था, क्योंकि देखो जो पीटी और मार्शी जो सॉइल है स्पेशली, दे राइट, ये एसिडिक तो रहती है, लेकिन जैसे ही ये ठीक है ये कंप्लीटली इनफर्टाइल नहीं रहती है। एसिडिक होती है लेकिन कंप्लीटली इनफर्टाइल आपकी पीटी मार्शी सॉइल नहीं रहती है, क्योंकि जो ठीक है इसके जो स्पेशली जो जलोढ़ टाइप की मृदा होती है, ये काफी ज्यादा उर्वरक क्षमता वाली ये रहती है, क्योंकि नदियां ऊपर से बहा करके इस तरीके की जो सॉइल है वो लाती है, और डेफिनेटली इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह की अवेलेबिलिटी सही रहती है। तो और हिंट देने के लिए आपको वेस्टर्न गुजरात भी इन्होंने कहा था। सो दिस डिस्क्रिप्शन इज ऑफ सेलाइन सॉइल, जिसे हम कहते हैं ऊसरा सॉइल भी। लेटराइट सॉइल जो है, ये मेनली आपको जो है पहाड़ी एरिया में, स्पेशली जो वेस्टर्न घाट है, नॉट इन हिमालयन पहाड़ी एरिया बट स्पेशली जो वेस्टर्न घाट है, वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसमें आपको एल्यूमिनियम वगैरह हो गया ठीक है, आयरन वगैरह हो गया, इस तरीके के जो एलिमेंट्स है ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। वाई? क्योंकि जो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो बारिश की वजह से, वेस्टर्न घाट में बारिश बहुत होती है, तो बारिश की वजह से लीचिंग होकर के ऑर्गेनिक मटेरियल नीचे नीचे आ जाता है, बह के ऊपर बच जाएगा आपका ये ठीक है, एल्यूमिनियम बच जाएगा, आयरन बच जाएगा ऊपर। तो ये लेटराइट सॉइल जो है आपको डेफिनेटली जो कैशियो नट वगैरह उगाने के लिए ये ज्यादा फ्रूटफुल रहती है। राइट, देन आपकी जो एरिड सॉइल है भैया, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, सूखे के एरिया में जो मिल रही है एरिड सॉइल, पीटी सॉइल हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस इज अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन। और भैया सॉइल पे अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, स्पेशली सीडीएस, सीएपीएफ, इन इन एग्जाम्स में, समझ लेना वो क्वेश्चन पेपर ही यूपीएससी ने नहीं बनाया हुआ है, वो कहीं फ्रॉड आया हुआ है क्वेश्चन पेपर बन के हर साल ये क्वेश्चन पूछेंगे। देन ये इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 62 का, क्योंकि हमें और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं। आप मुझे बताएंगे ग्रोस नेशनल
हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये कौन सी कंट्री ने, ठीक है, ये अडॉप्ट किया है जीडीपी के मुकाबले, कौन सी कंट्री ने अडॉप्ट किया है कि दे विल मेजर देयर बेसिकली ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ जीडीपी। आप मुझे ये भी बताएंगे कि नेशनल जो ये हैप्पीनेस इंडेक्स है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, वो ये रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, डेफिनेटली बताना है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, राइट, ये सबसे ज्यादा मेन फोकस का एरिया है। क्लाउड पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन इस साल सीडीएस 2 में बहुत बेसिक ही आया हुआ था कि बताओ जरा इनमें से, ठीक है, कौन से, ठीक है, ये क्लाउड के बारे में बताओ। स्टेटमेंट ये थी कि टू मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स आर स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलोफॉर्म। डेफिनेटली आपके जो क्यूमुली है, ठीक है, ये बेसिकली कपासी मेघ होते हैं, कपास की तरह इनका शेप होता है ऐसा। स्ट्रेटिफॉर्म मतलब इनका स्ट्रेटस, स्ट्रेटस मतलब लेयर होता है, तो ये लेयर में पाए जाते हैं कुछ क्लाउड कपास की शेप में पाए जाते हैं। तो टू मेजर फॉर्म्स, यस, डेफिनेटली। देन अकॉर्डिंग टू द अल्टीट्यूड, क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड्स, मिडल क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स। मैं बताऊंगा इसकी क्या रिलेवेंस है, ये पास्ट में कहां पूछा गया है, स्टैंड बाय मोड में रखो। डेफिनेटली हाँ भाई, जनरल सी स्टेटमेंट है, मिडिल क्लाउड, हाई क्लाउड, लो क्लाउड, ऐसे क्लासिफाई आप कर सकते हैं अल्टीट्यूड के बेसिस पे, क्या दिक्कत है इसमें। देन स्ट्रेटस एंड निम्बो स्ट्रेटस एंड स्ट्रेटो क्यूमुलस आर द टाइप्स ऑफ हाई क्लाउड। अभी चौथी स्टेटमेंट साथ में पढ़ना कि क्लाउड्स हैविंग निम्बो अटैच्ड टू देयर नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। नाउ वी ऑल नो कि प्रेसिपिटेशन या फिर बारिश के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन से क्लाउड होते हैं, निचले क्लाउड, ऊपर वाले क्लाउड नहीं। सबसे ज्यादा बारिश होती है जो आपके पास नीचे वाले क्लाउड होते हैं, जैसे ठीक है, क्यूमुलो निम्बस हो गया, निम्बो स्ट्रेटस हो गया, देन आपका है ना, जो इस तरीके के क्लाउड्स रहते हैं, दीज क्लाउड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रेसिपिटेशन। इट मींस प्रेसिपिटेशन वाले जो, अगर ये स्टेटमेंट सही होनी है, राइट, समझ रहे हो, हैविंग निम्बो अटैच्ड टू देम, अगर इस स्टेटमेंट को सही होना है, ठीक है, निम्बो, अगर इस स्टेटमेंट को सही होना है तो ये गलत होनी ही है। 3 और 4 एक साथ नहीं टिक सकते हैं, समझ रहे हो, तो 3 और 4 एक साथ नहीं टिक सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट सही है, 3 डेफिनेटली गलत है, तो हटा दो 3 को। आंसर इज योर 1 2 का 4, दिस इज द आंसर। नाउ ये हाई क्लाउड और लो क्लाउड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे पहले भी इन्होंने पूछ रखा है, 2022 का आईएएस का क्वेश्चन पेपर है। बोला कि हाई क्लाउड्स आर प्राइमरीली रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी पहले आया हुआ है कि हाई क्लाउड क्या कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, लो क्लाउड्स हैव हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमनेटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट। ये एक्चुअल में इन्होंने रिवर्स किया हुआ है। लो क्लाउड की ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन है, हाई क्लाउड्स की नीचे वाली, ठीक है। ये मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, इन्हीं सेशंस में, कि भैया जो ऊपर वाले क्लाउड होते हैं ना, ये थिन क्लाउड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं, ठीक है, सिरस टाइप के जो क्लाउड होते हैं, ये बहुत थिन क्लाउड होते हैं और ऊपर पाए जाते हैं। और मेजरली ये सिरस क्लाउड आइस क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, समझ रहे हो। अब ये सिरस क्लाउड जो है, ये इतने पतले होते हैं कि सन से आने वाली जो हाई एनर्जी की रेडिएशन है, इसे तो ये नीचे अर्थ के पास आने देते हैं, लेकिन अर्थ का सरफेस इसे एब्जॉर्ब करके रखेगा। फिर जब नाइट आएगी तो अर्थ का सरफेस इसी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करने की कोशिश करेगा। बट ये रेडिएशन इतनी कमजोर होगी कि भैया ये यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। ये वाले जो सिरस क्लाउड्स है, आइदर ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे या फिर नीचे वापस भेज देंगे। इससे वार्मिंग इफेक्ट पैदा होता है और ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से भी बढ़ रही है। इसी इशू को, सिरस क्लाउड या फिर हाई क्लाउड के इशू को ही रिजॉल्व करने के लिए क्लाउड थिनिंग की टेक्निक हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये जो हाई क्लाउड्स है ऊपर के, कम से कम हम इन्हें थिन कर दे ताकि ये रेडिएशन बाहर तो निकल जाए कम से कम, समझ रहे हो। और लो क्लाउड जो है, ये क्योंकि इतने घने होते हैं, इतने घने, इनके पास पानी बहुत है, तो अर्थ के नजदीक है, इतने घने हैं, ऊपर से जो भी रेडिएशन आ रही है, उस रेडिएशन को ये या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मेजरली ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस रेडिएशन को ये मेजरली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर ऊपर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, समझ रहे हो। दिस इज हाउ दे कॉज द कूलिंग इफेक्ट। सो ये डिस्क्रिप्शन ऊपर नीचे है, आंसर इज नाइदर वन नॉर टू। ये एक पहला कॉन्सेप्ट। नाउ
यही चीज़ इन्होंने रेन बियरिंग क्लाउड वगैरह जो जो ये यहाँ पे पूछा गया था ना कि कौन-सा क्लाउड रेन बियरिंग है, कौन-सा नहीं है, राइट? यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे पूछी कि इनमें से कौन-सा क्लाउड रेन बियरिंग है? डेफिनिटली जहाँ निम्बस अटैच्ड है, ये जो थर्ड स्टेटमेंट थी, तो वो डेफिनिटली आपका रेन बियरिंग होता है। जहाँ-जहाँ निम्बो-निम्बो आएगा, निम्बो मतलब समझ लो नींबू पानी, है ना? निम्बो-निम्बो जहाँ आएगा, निम्बो पानी वहाँ पे पिया जा रहा है। द टेक्निक ऑफ इंड्यूसिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड इज़ कॉल्ड। क्या ये क्लाउड कंप्यूटिंग होती है? क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। इस पे भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था। क्लाउड कंट्रोल होता है, क्लाउड इंजीनियरिंग होता है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लाउड इंजीनियरिंग में आपके ठीक है, क्लाउड थिनिंग भी आएगा, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड इजेक्शन वगैरह, ठीक है? स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इजेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें, है ना? और फिर आर्टिफिशियल रेनिंग, ठीक है? क्लाउड सीडिंग इज़ द आंसर जो कि आर्टिफिशियली रेन करवाती है। दिस इज़ क्लाउड सीडिंग, नॉट क्लाउड थिनिंग। क्लाउड थिनिंग वो है जो मैंने ऊपर देखा। क्लाउड सीडिंग वो है भैया आप जो है एरोसोल इंजेक्ट करेंगे नीचे ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में नहीं। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इजेक्शन अलग चीज है। अगर यहाँ पे इतनी सारी चीजें बता दी तो सब चीजें कंफ्यूज हो जाएगी। खैर चलो बता ही देता हूँ। हमारे जो अर्थ है इसका सबसे नीचे की लेयर है ट्रोपोस्फियर, ऊपर की लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। हम सांस लेते हैं ट्रोपोस्फियर में, मैक्सिमम जो ऑक्सीजन वगैरह जो भी ऑल वेदर इवेंट हो रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है, वो ट्रोपोस्फियर में हो रही है। बट स्ट्रेटोस्फियर में क्या है? अब देखो एक बात है कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट को कम करना है तो आपको सन की लाइट को वापस भेजना पड़ेगा। अब सन की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवाने का एक तरीका है कि हम एरोसोल इजेक्ट करवा दें धरती में कहीं पे, धरती के एटमॉस्फेयर में। वो एरोसोल हम यहाँ नीचे नहीं करवा सकते इजेक्ट। मान लो आपने सल्फर डाल दिया, ठीक है? और नीचे उसका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, तो ये एक तरीके से समझ रहे हो आपके अस्थमा वगैरह कॉज कर देगा। यहाँ तो आप सांस ले रहे हैं, तो जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें एरोसोल आप इंजेक्ट कर देते हैं। नॉर्मली सल्फर वगैरह के मॉलिक्यूल एरोसोल, ठीक है? ये सोडियम वगैरह के एरोसोल, इन एरोसोल को इंजेक्ट करके डेफिनेटली यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा, दैट इज स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इजेक्शन, राइट? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्लाउड सीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। क्लाउड सीडिंग इज आप जो है एरोसोल डाल रहे हो, छोटे छोटे एरोसोल पार्टिकल डालेंगे। उस पार्टिकल वो पार्टिकल एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के तौर पे काम करेगा, राइट? और वो न्यूक्लियाई के चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा होंगे, फिर एक बड़ी बूंद बनेगी, फिर वो नीचे गिरेगी। दैट इज योर क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट आते हैं इस अपने एग्जाम पे, ठीक है? ये देखो यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया। अगर ये अगली बार भी पूछा जाए कि व्हाट इज दिस कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस, है ना? प्रेसिपिटेशन ये किस चीज से रिलेटेड है? यही क्वेश्चन इन्होंने देखो, यही क्वेश्चन 2014 के सीडीएस में पूछा गया है। यही क्वेश्चन 2018 के सीडीएस में पूछा गया है। यही क्वेश्चन एनडीए में 2012 में पूछा गया था, राइट? और आई थिंक यही चीजें, हाँ, ये इसके आगे नहीं पूछा गया है। अब देखो आम आदमी ने ना हो सकता है इस प्रोसेस के बारे में पढ़ा ना हो। कोलिजन तो उन्हें ठीक है, कोलेसेंस का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से किसी चीज का संलय हो जाना, संलयन, ठीक है? घुल जाना। कोलिजन मतलब टकरा जाना उनका, ठीक है? और टकराने के बाद जब कोलेसेंस हो कि भैया घुल जा करके एक बड़ा बूंद बन जाए, दैट इज योर कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के बारे में मुझे बहुत इंफॉर्मेशन कुछ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ रिसर्च करते करते पता चली, अभी आगे शेयर करेंगे। नॉर्मली ये जो प्रोसेस है ये उन क्लाउड्स पे लागू होता है, दोज क्लाउड्स व्हिच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल। समझ रहे हो? जहां पे जो क्लाउड फ्रीज नहीं हो चुके हैं उन क्लाउड्स पे ये नॉर्मली लागू होता है। क्लाउड्स व्हिच ऑप्शन डायरेक्टली वहां पे ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे रिपीट किए गए हैं, व्हिच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल। वो कैसे अभी जानेंगे आगे। दोज क्लाउड्स व्हिच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल, है ना? देन व्हाई आर dew drops not formed in, हाँ, this is the reason. What is this collision coalescence process? It is basically क्लाउड की जो ड्रॉपलेट है ना, ये ड्रॉपलेट जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगी, है ना, टकराएगी, और फिर उसके बाद संलयन हो जाएगा, है ना, और ये एक बड़ी बूंद बन जाएगी, बहुत सारी बूंदें मिल करके, दैट इज योर कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस। इस प्रोसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है। नंबर वन, ये उन क्लाउड्स पे लागू नहीं होगा जो जिन क्लाउड्स में ऑलरेडी आइस के फॉर्म में क्रिस्टल रह रहे हैं। वाई? क्योंकि भैया उसमें कोलेसेंस नहीं हो पाएगा, घुल नहीं पाएगी वो बूंद आपस में, समझ रहे हो? आइस क्रिस्टल वो घुल नहीं पाएगी, बड़ी बूंद कैसे बनेगी वो? नंबर वन। नंबर दो, कि भैया ये कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा ये बूंद एयर में लटकी रहेगी। समझ रहे हो? सो राइजिंग मोशन, अगर कोई पर्टिकुलर क्लाउड फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोसेस नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है प्री मॉनसून शावर्स में। जो प्री मॉनसून शावर होते हैं दे आर बेसिकली ड्यू टू कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शन होता है,
गर्म हवा एकदम से ऊपर उठती है और ऊपर क्यूमुलोनिम्बस बड़े क्लाउड बना देती है। समझ रहे हो? तो जब ये कन्वेक्शन हो रहा होगा, नीचे से लगातार गर्म हवा ऊपर उठ रही है, तो ऊपर से बूंद के नीचे आने में उसे बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे से हवा बहुत प्रेशर में ऊपर जा रही है, तो बूंद काफी टाइम तक एयर में लटकी रहेगी, आपस में टकराती रहेगी। और इसी वजह से आप देखेंगे कि प्री मानसून शावर्स में बूंदों का साइज बहुत बड़ा-बड़ा होता है। ओले-ओले गिर जाते हैं और वो वही है ओले कि भैया ऊपर बूंद बड़ी बन गई और फिर ठंडी भी हो गई साथ-साथ में, है ना? ये किस वजह से होता है? नीचे से बार-बार ऊपर कन्वेक्शन लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, बूंद ऊपर ही खड़ी है बेचारी, नीचे आ नहीं पा रही है, मैं कहाँ जाऊँ भाई साहब? तो वो ऊपर ठीक है, ठंड में फिर ठिठुर भी रही है, फिर वो एकदम कुड़की में ठीक है, फिर एक उसका ओला बन जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ओला फॉर्मेशन आल्सो, है ना? थंडरस्टॉर्म्स में भी ऐसा ही होता है नॉर्मली, कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस। तो जितनी ज़्यादा राइजिंग मोशन होगा, ठीक है, क्लाउड का ऊपर की तरफ, उतना ज़्यादा इसे टाइम मिलेगा, है ना? इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ टाइम कुड ठीक है, ड्रॉपलेट जो स्पेंड है वो उसका साइज़ ग्रो करेगा। दूसरा बात, एक बात याद रखनी है, अगर वो आपको बोले कि भैया स्ट्रेटस क्लाउड क्योंकि ये सबसे ऊपर है, आम आदमी सोचेगा स्ट्रेटस सबसे ऊपर तो नहीं है, सबसे ऊपर सिरस है, बट क्यूमुलस क्लाउड से भी ऊपर रहता है आपका स्ट्रेटस क्लाउड। अब स्ट्रेटस क्लाउड क्योंकि ऊपर है, आम आदमी सोचेगा क्योंकि ऊपर है, तो यहाँ से बूंद के नीचे आते-आते बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोलाइड होते-होते नीचे तो बहुत बड़ी बूंद बन जाएगी। वो आम आदमी ऐसे सोचेगा, लेकिन नेचुरली एक्चुअली ये बात नहीं है। ये याद रखना, स्ट्रेटस क्लाउड से कई बार बारिश होती है, लेकिन वो ड्रिज़ल के फॉर्म में होती है। वो बहुत छोटी ठीक है, वो बहुत छोटी बूंदें बन पाती है। समझ रहे हो? क्योंकि भैया स्ट्रेटस क्लाउड के पास उतनी ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है इसके पास, उतना ज़्यादा पानी नहीं है इसके पास, तो बड़ी बूंदें यहाँ बन नहीं पाती है। राइट? जब स्ट्रेटस क्लाउड से बारिश हो रही होगी, तो वो छोटी बूंदें ड्रिज़ल के फॉर्म में हो रही होगी। राइट? और वो भी ड्रिज़लिंग तब होगी अगर मॉइस्ट एयर नीचे है, ग्राउंड के पास अगर मॉइस्ट एयर है, तभी जाकर के। अगर वहाँ भी ड्राई एयर है, तो वो ड्रिज़ल नीचे गिरने से पहले ही वो ड्राई एयर जो है उसको ब्लो कर देगी और फिर वो है ना, वो एक तरीके से फिर से इवेपोरेट हो जाएगी। नीचे गिरने से पहले ही वो ऊपर सीपी खा गया उसको। फिर एक और बात कि डीप जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं विद कन्वेक्टिव अपड्राफ्ट टेंड टू प्रोड्यूस लार्जर ड्रॉपलेट्स। यही मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि भैया क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में लार्जर ड्रॉपलेट क्यों फॉर्म होते हैं, इसी वजह से। नाउ वो इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कोलिजन कोलिशंस। नाउ एक बात और देखो इधर, यही क्लाउड बर्स्ट में इतनी बड़ी बड़ी बूंदें क्यों बनती है? नॉर्मली क्लाउड बर्स्ट वहाँ होते हैं जहाँ कन्वेक्शन बहुत तेज हो रहा हो, है ना? माउंटेनियस एरिया में भी, ये तो देखो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है कि क्लाउड बर्स्ट occur only in hilly area, नो। ये आपके ठीक है, ग्राउंड एरिया में भी होता है जहाँ कन्वेक्शन हाई होगा। कन्वेक्शन अगर एकदम से ऊपर हो रहा हो, ठीक है, और ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स या फिर जो आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बहुत ज्यादा डेंस बन रहे हो, वहाँ क्लाउड बर्स्ट होगा, बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होगी। राइट? और वहां पे बूंदे भी बड़ी बनेंगी, है ना? और ये ओरोग्राफिक पुश की वजह से, ओरोग्राफिक पुश मतलब ये मान लीजिए आपका पहाड़ है, यहाँ से आपकी हवा बहुत तेज आ रही है और एकदम से पुश ऊपर मिला, तो हवा एकदम से उठ गई ऊपर, उसका क्लाउड एकदम से बन गया, बड़ा क्लाउड बन गया। ओरोग्राफिक पुश की वजह से भी इस तरीके के आपके जो है क्लाउड्स के पैटर्न देखने को मिलेंगे। राइट? देन ये यूपीएससी ने पूछा कि सन का हेलो कहाँ फॉर्म हो रहा है? याद रखना, है ना? ये भी एक चीज है कि हाइयर क्लाउड में हो रहा है या लोअर क्लाउड में, क्वेश्चन वो यही पूछेगा कि लोअर क्लाउड में सन का हेलो फॉर्म होता है। हेलो क्या होता है? मान लो ये सन है, इसके चारों तरफ की जो है ना, ये जो छाया बनती है, दैट इज योर हेलो, लाइट का हेलो। तो ये जो हेलो बनता है वो आइस क्रिस्टल्स की वजह से बनता है, बेसिकली पक्षाभ मेघ में। ठीक है, कहाँ गया आपका सिर्रस, कहाँ है ऑप्शन यार? सिर्रो क्यूमुलस नहीं। हाँ, जो ये आपका सिर्रस क्लाउड्स है, यहाँ पे जो आइस क्रिस्टल है, उस आइस क्रिस्टल के साथ जब भी आपकी ये सनलाइट आएगी, तो वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा उसमें, है ना? इधर-उधर फैल जाएगी वो, फिर सन का बड़ा हेलो बनेगा। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि बड़ा हेलो सन का गर्मी में बनेगा ज़्यादा या सर्दियों में? सर्दियों में ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वहाँ पे ये आइस क्रिस्टल ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा आइस क्रिस्टल उतना बड़ा ये हेलो बनेगा। सर्दियों में इसीलिए आपको सन का हेलो दिखाई देखने को मिलेगा। समझ रहे हो बात को? देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कि सर्रस क्लाउड्स, फिर से ये 2024 में पूछा, 2004 में पूछा कि सर्रस क्लाउड्स आर कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल। ये है भैया करेक्ट। सर्रस क्लाउड्स आर ये यहाँ से पता चल रहा है भाई आपको सीधा, है ना? सर्रस क्लाउड्स में क्योंकि हाई क्लाउड्स हैं, यहाँ पे आइस क्रिस्टल मिल रहे हैं। ये सब बाकी तो फिर ठीक है, ये आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे कि भैया राइजिंग डोम की ट्रेंड नहीं, भैया ये राइजिंग डोम तो आपका ये क्यूमुलोनिम्बस के टाइप का हुआ, व्हाइट थिन वगैरह, ये फालतू की स्टेटमेंट है, बाकी दे के रखी हुई है, पढ़ने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बाकी देख लेना अपने हिसाब से जूम करके।
ठीक है। देन ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को और आपको बतानी है। भैया थंडर स्टॉर्म के टाइम जो थंडर मतलब जो शोर, थंडर जो आपने गाना सुना होगा, वो थंडर जो है स्काई में प्रोड्यूस हो रहा है। भाई साहब ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? पहला ही स्टेटमेंट की मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई, दूसरी स्टेटमेंट की लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड, है ना? और तीसरी की वायलेट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। ये ऑप्शन ये ऑप्शन क्या दे रखे हैं? एक मिनट। लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड्स। यार ऑप्शन इसमें एक टू ओनली भी होना चाहिए, आई डोंट नो, है ना? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये क्वेश्शन है, राइट? अब इस तरीके से तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज राइट, ये दोनों तो नहीं है रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि थंडर जो आता है एक्चुअल में, मैं बताऊंगा आपको लाइटनिंग कैसे होती है अगर आपको पता नहीं है। तो थंडर जो आता है, जो शोर आता है, वो कैसे होता है? जब लाइटनिंग होती है, बड़ी जो एकदम से, ठीक है, लाइटनिंग की स्ट्राइक होगी, तो उससे बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट की वजह से एकदम से जो आसपास का बादल है, जो एयर है बेसिकली, वो एकदम से मूव करेगी, इधर उधर मूव करेगी एयर, एकदम से। इतना फास्ट मूवमेंट होगा कि भैया उससे एक थंडर प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो? उससे वो शोर प्रोड्यूस होगा एयर की मूवमेंट की वजह से। अब देखो, सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड, है ना? अब आई डोंट नो उन्होंने इसमें क्या लॉजिक लगाया होगा। डेफिनेटली अगर भैया थंडर कहीं पे, ठीक है, अगर लाइटनिंग हो रही है, तो निम्बस क्लाउड भी सेपरेट तो होंगे ही, अगर एयर भी मूव कर रही है। आई डोंट नो, ठीक है, कि इसमें क्या लॉजिक उल्टा लगा होगा, बट आंसर इस हिसाब से तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द साइंस ऑफ लाइटनिंग? लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे हो रही है? देखो, ये जो है, अगेन इसको, ये सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन है, ठीक है, ये आई थिंक यूएस गवर्नमेंट की एक वेबसाइट थी, उसके यहाँ से वहां से ली गई है एकदम, ठीक है, वेरीफाइबल, वेरीफाइड ये आपकी इंफॉर्मेशन है। भैया कॉज जो है ना, वो यूनिवर्स में एक ही है कि ऑपोजिट जो है हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। जिंदगी के नियम, दुनिया के नियम और यूनिवर्स के नियम एक ही है, अट्रैक्ट तो करेंगे। अब इनके अनुसार क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है, स्टॉर्म के क्लाउड के बॉटम में नेगेटिव चार्ज रहता है, और ग्राउंड के, ठीक है, जो ग्राउंड का सरफेस है उसमें पॉजिटिव जो चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। नॉर्मली एयर इनके बीच एक इंसुलेटर के टाइम तौर पे काम करती है, बट कई बार, ठीक है, लेटर के तौर पे काम करेगी। कई बार ये चार्ज का डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि एयर का इंसुलेटर काम नहीं कर पाएगा, और ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऊपर थंडरस्टॉर्म में, और नीचे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। इसी इसी वजह से ये जो एक, ठीक है, एक जो ऊपर से, इसे कहा जाता है लीडर हेड, राइट? तो वो जो ऊपर से एक आएगी, एक जो लीड ऊपर से नीचे को आएगी, ठीक है, जो चार्ज नीचे निकलेगा, उसी चार्ज को कैच करने के लिए धरती से भी एक चार्ज ऊपर की ओर मूव करता है। समझ रहे हो? तो इसी वजह से आपकी लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, इसी चार्ज के मूवमेंट की वजह से, तभी आपको लाइटनिंग ऐसे कई बार लाइन में देखने को मिलेगी। अगेन, सारी लाइटनिंग स्ट्राइक्स ग्राउंड पे नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि भैया क्लाउड के अंदर भी होता है चार्ज का डिफरेंस। नॉर्मली आप देखेंगे। अब अगेन यहाँ पे मुझे ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत अच्छे से समझ नहीं आ पाया, क्योंकि जो बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस ये कहती है अर्थ के जो इंटीरियर है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड चार्ज होगा। अर्थ का जो जो क्रस्ट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगी, और जो लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसे समझ लो कि भारी में पॉजिटिव, और जो अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। नॉर्मली ये होता है, बट इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन दी है ये कुछ डिफरेंट है। मुझे इसके बीच का लॉजिक पता नहीं चला, दूसरी जगह भी जहाँ सर्च किया वहां पे यही लॉजिक लगाया गया है ना? किसी को अगर, है ना, कोई एक्सपर्ट हो इस बात का, तो डेफिनेटली नीचे, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, एक दूसरे की नॉलेज में कंट्रीब्यूट जरूर करें, राइट? मान लीजिए यहाँ पे आपकी क्रस्ट एंड हुई, तो भैया इन बादलों के बीच भी चार्ज का डिफरेंस होता है, तो ये लाइटनिंग बादल के बीच भी होती है। सारी लाइटनिंग ग्राउंड पे नहीं आती है, लाइटनिंग इसके बीच में भी होती है, राइट? तो कुछ ही लाइटनिंग ऐसी होती है जो कि स्ट्राइक करती है ग्राउंड पे, राइट? तो दिस इज अबाउट इट। आई होप ये जो सीरीज है, भाई यार 23 मिनट हो गए, फिर से अगेन बहुत लंबी चल पड़ी। ये जो सीरीज है, ये हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होगी, कर पा रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यार कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कर लो, तुम लोग ना लीजर्ड बहुत हो, मैंने ये देखा है ना? और watch time ठीक है, but you don't participate in the comment section. I ask you the questions, you don't reply, and it makes me feel discouraged as well, right? At least you can reply in the comment section that yes, this is the answer, this should be the answer, everybody should
take part in this exercise. Take care. Bye bye. As always, love you all. And yes, you can meet me on Telegram. Link is given in the description as well as in the chat box. Take care. Bye bye.